today's topic, which is महंगाई. उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन्फ्लेशन. किसी भी चीज को इन्फ्लेट करना मतलब उसको बढ़ा देना. करेक्ट. लिटरल मीनिंग तो वही है. तो आपको क्या लगता है कि जब महंगाई होती है, तो मान लीजिए आपको मैंने 2016 में, आज से 10 साल पहले मैंने 100 रुपए दिए, और आज के दिन में 100 रुपए दिए, तो उसकी वैल्यू कब ज्यादा थी और कब कम थी? मतलब दोनों में से उस चीज की वैल्यू कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है? क्वेश्चन समझ आया सभी को? 100 रुपए की वैल्यू आज ज्यादा है कि 10 साल पहले ज्यादा थी? मैम 10 years बिफोर। करेक्ट. क्यों कह रहे हो आप? तो लॉजिक क्या है मतलब? बताइए, जो भी आंसर होगा, डरना नहीं है, गलत भी आंसर दे सकते हो, बट शांत नहीं रहना है. 2026 तक वैल्यू सेम कांस्टेंट है, ना तो कम हुई है ना बढ़ी है। नहीं नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं है. मतलब उन्होंने जो बोला कि 2016 में वैल्यू हाई थी और अभी लो है, ऐसा क्यों? क्योंकि महंगाई की वजह से. अगर मैं अभी, आप बताइए, अभी पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया? 110 के ऊपर चला गया, बराबर. और वही 10 साल पहले, मतलब 100 रुपए में आप आज की डेट में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं भर सकते अपनी स्कूटी में. और वही 10 साल पहले भर सकते थे क्या? हाँ, बराबर. समझ रहे सभी को? तो उसका मतलब क्या हुआ फिर? कि पैसे की पावर पहले ज्यादा थी, अभी पैसे की पावर कम हो गई. 10 साल पहले, आप बिलीव नहीं करेंगे, पेट्रोल का प्राइस अभी जस्ट आई गूगल बिकॉज इवन आई डिडंट रिमेम्बर. 10 साल पहले पेट्रोल की प्राइस हार्डली 65 रुपीज. जस्ट इमेजिन कि आप 10 साल पहले 100 रुपए में ऑलमोस्ट 1.5 लीटर भर सकते थे. आज 100 रुपए में 1 लीटर भी आदमी नहीं भर पा रहा है, मतलब 100 रुपए का वैल्यू तो कम हो गया. अभी 10 साल पहले मैगी, आजकल मैगी कितना, मैगी का जो छोटा पैकेट है वो 12 रुपए में आता है, और 10 साल पहले तो वो 7-8 रुपए में या 10 रुपए में आता होगा. मतलब इंसान 100 रुपए में आजकल में जितना मैगी खरीद सकता है, उससे तो आज कितना खरीद सकता है, उससे ज्यादा पहले खरीद पाता था. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स दैट द परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज एज प्राइसेस इंक्रीज. ये स्टेटमेंट समझ आए सभी को? तब नहीं टॉलरेट किया जाएगा. पढ़ते वक्त ही ध्यान से सुनना. आज की डेट में पैसे की पावर कम हो गई है अगर आप 10 साल पहले से कंपेयर करोगे. क्यों? क्योंकि उस पैसे में उतनी पावर ही नहीं है कि उतना ज्यादा खरीद पाए. अभी बहुत कम खरीदी होती है उतने से पैसों में. करेक्ट. दैट्स व्हाई परचेसिंग पावर कम हो जाती है. परचेसिंग पावर मतलब पैसों की वैल्यू भी कम होती है. पहले 5 रुपए की भी कटिंग चाय आती थी, अभी 10 रुपए में चाय मिलती है. करेक्ट. 5 रुपए में तो चाय हार्डली कहीं मिलती होगी, आजकल नहीं मिलती होगी. वैल्यू ऑफ मनी इरोड्स. वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस. सिंपल भाषा में लिखिए. ओके, ये हो गया इन्फ्लेशन का कंसेप्ट. मैं आपको समझा रही हूँ कि जब चीजों की प्राइसेस बढ़ती है तब क्या इफेक्ट करता है. ठीक है, तो हम पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. आप बताइए कि देश में महंगाई होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? किसको किसको क्या क्या लगता है? मैम एट अ सर्टेन लिमिट इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो वो अच्छा है, बट अगर ज्यादा ही इन्फ्लेशन रहा है तो पब्लिक को प्रॉब्लम होती है। ओके, ये किसने दिया आंसर? मैम सना। करेक्ट, वेरी गुड सना. सब लोग सना के आंसर को अप्रिशिएट करिए, क्योंकि उन्होंने सही बोला. जैसे इन्फ्लेशन को यू कैन थिंक लाइक सॉल्ट. हम जब खाना खाते हैं तो खाने में सॉल्ट तो चाहिए, बट एकदम थोड़ा सा चाहिए. जितना बड़ा सब्जी है उतना ही अमाउंट का सॉल्ट लेते हैं क्या? नहीं. सब्जी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है. मगर हम वो थोड़ा सा भी सॉल्ट नहीं डालेंगे तो सब्जी अच्छा लगेगा क्या? नहीं. तो इन्फ्लेशन इज लाइक सॉल्ट, कि वी नीड इट बट वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ इट. We only need little bit. So moderate inflation मतलब अपने लिमिट में इन्फ्लेशन रहा तो वो देश के प्रोग्रेस के लिए हमेशा अच्छा होता है. ये पॉइंट आपको नोट करना है कि इन्फ्लेशन विद इन लिमिट्स इज गुड फॉर कंट्रीज इकोनॉमी. मेरे साथ साथ लिखेंगे, पहला वाला पेज भी लिख लीजिए, 2 पॉइंट्स लिखे हैं ऊपर के, और ये वाला पॉइंट. जो इन्फ्लेशन है, जो हम बोल रहे हैं कि लिमिट में होना चाहिए, तो उसको डिसाइड कैसे करते हैं? परसेंटेज से. कि इस साल कितने परसेंट महंगाई आई, मतलब चीजों के प्राइसेस में कितना परसेंट राइस आया, तो उसको परसेंटेज से देखा जाता है. तो वही डिसाइड करता है कि कितने टाइप के इन्फ्लेशन रहेंगे. तो पहला टाइप है क्रीपिंग इन्फ्लेशन. इसमें इन्फ्लेशन इज बिटवीन 4%, मतलब माइल्ड होता है एंड गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. जो मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा होगा तो अच्छा होगा, तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन. दूसरा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? वॉकिंग वॉकिंग इन्फ्लेशन. मतलब जब इन्फ्लेशन रेट 4% से 10% की रेंज में होगा तो उसको वॉकिंग बोलते हैं.
इट इज लाइक अ वार्निंग साइन कि देखो बढ़ रहा है, अभी उसको कंट्रोल में ले लो। मतलब थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रेट हो गया इन्फ्लेशन का। उसके बाद आएगा रनिंग इन्फ्लेशन। अभी आप लोग देख रहे होंगे ना कि एक एक कैसे उसका नाम बढ़ रहा है। क्रीपिंग मतलब, क्रीपिंग या क्रॉलिंग भी बोलते हैं उसको। जैसे हम, बच्चा रेंगता है, फिर उसके बाद चलना सीखता है, फिर उसके बाद दौड़ना सीखता है। तो ऐसे ऐसे करके एक एक करके उसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन का दाम भी, रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो होता है 20%। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, इसको बोलेंगे हाई इन्फ्लेशन। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई। यहाँ तक पहुंचे सभी लोग? आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। ओके। फिर रनिंग के बाद उसका स्पीड बढ़ गया, सो गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे। जब इन्फ्लेशन 20% से 100% के रेंज में रहेगा, ओके, उसको गैलोपिंग बोलेंगे। उसके बाद आएगा हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब इससे भी ज्यादा। हाइपर के ऊपर, हाइपर के ऊपर कोई भी नहीं होता है जब इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन 100%। ठीक है। एग्जाम्पल, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला। वहां पे उनकी एक करेंसी की वैल्यू कुछ भी नहीं है। जैसे आज की डेट में $1 मतलब कितने रुपीस होता है? कोई लगभग अप्रोक्सीमेटली बता सकता है? हाँ, 94, 95 पकड़ लीजिए। ठीक है, अभी पहुंच गया। अभी थोड़े दिन में तुरंत ही 100 भी पहुंच जाएगा रुपी, विच विल बी वेरी सिंपल फॉर अस। ठीक है। बट वेनेजुएला में क्या है कि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है कि लगभग अपना जो 1 रुपए है ना, वो उनके 6 या 6.5 वेनेजुएलन करेंसी के बराबर है। मतलब देख रहे हैं कि अपने यहाँ पे अगर आप 1 लाख लेके जाओगे तो वहां पे वो 6 लाख हो जाएगा, 6.5 लाख हो जाएगा तो उस हिसाब से उनके करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। तो दैट्स व्हाट, इन्फ्लेशन की वजह से उनके करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो वो मैं आपको लिंक करके बता दी थी, तो ये मत लिखिए, ऊपर तक लिखिए बस। अब हम देख रहे हैं कि महंगाई होती है बट क्यों होती है? सो महंगाई होने के दो कॉजेस होते हैं। इधर तक लिख लिया सबने? लिख लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लिया, अभी हम देखेंगे कॉजेस की। ये सब तो ठीक है, मगर होता क्यों महंगाई? महंगाई बढ़ने के दो रीजंस रहते हैं। एक तो हम बोलेंगे डिमांड पुल, एक कॉस्ट पुश। दिस इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन डिमांड। जब मैं ऊपर वाला एरो लिखती हूँ तो आपको अपने नोटबुक में लिखना है इंक्रीज, जब मैं नीचे वाला एरो कर रही हूँ तो आपको डिक्रीज लिखना है। दिस इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट। समझाती हूँ। अभी जैसे कोई चीज को पब्लिक बहुत डिमांड कर रही है कि मान लीजिए कोई एक नया फोन आ गया मार्केट में, और सभी लोग चले गए इसको खरीदने के लिए। अभी जैसे आप हाँ, नया फोन आ गया है आईफोन का, और उसको इतने लोग खरीदने चले गए, इतने लोग खरीदने चले गए कि उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी क्या करेगी? उस चीज का दाम बढ़ा देगी, राइट? जब उनको पता है कि पब्लिक को वो चीज चाहिए। सो वो जब महंगाई बढ़ती है किसी भी चीज के प्राइस में, उसको बोलते हैं डिमांड पुल। मतलब डिमांड कर करके लोगों ने उसकी प्राइस को ऊपर खींच लिया है, उसके प्राइस को बढ़ा दिया है, क्योंकि बहुत लोग उसको चाहते हैं, बहुत लोग उसको खरीदना चाहते हैं। दैट मीन्स डिमांड पुल। एंड ये एक शॉर्ट टर्म पुल रहता है। कॉस्ट पुश मतलब सिंपल सी बात है। अभी जैसे हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं, जब इजराइल और ईरान, यूएस का वॉर चलने से पहले, जब एलपीजी शॉर्टेज होने से पहले हम रेस्टोरेंट जाते थे, तो मान लीजिए आप कोई सब्जी खरीद रहे हो, सब्जी 200 रुपए की है, बट अभी सडनली उसके बाद क्या हो गया है? एलपीजी शॉर्टेज के बाद सारे रेस्टोरेंट्स ने अपने अपने सब्जियों के प्राइस बढ़ा दिए, राइट? अगर कोई 200 में बेच रहा था तो अभी वो 250 में बेच रहा है, या कोई 300 में बेच रहा है। ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि सब लोगों ने क्या बोल दिया, अरे हमारे पास तो एलपीजी गैस ही नहीं है, गैस की शॉर्टेज है, इसलिए हमने रेट्स बढ़ा दिए। ये सबने नोटिस किया है कि नहीं किया है? यस मैम। सिलेंडर ही नहीं है हमारे पास, तो आधे रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए थे, स्विगी पे डिलीवरी होना कम हो गया था। क्यों? क्योंकि किसी चीज की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई थी, उसको बनाने वाली कॉस्ट बढ़ गई है, तो उस चीज के रेट में महंगाई आएगी ही आएगी, चीजें कॉस्टली हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पुश, एंड दिस कैन बी लॉन्ग टर्म। इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक होता है। अभी आप ही देखिए, जो रेस्टोरेंट्स वालों ने, मान लीजिए अगर आप, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट? हम कोई नान मंगाते हैं खाने के लिए, तो नान नॉर्मली पहले 40-50 रुपए में आता था, अभी वो 60-70 रुपए का हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जैसे एलपीजी शॉर्टेज चली गई, क्या रेस्टोरेंट्स वालों ने अपने दाम कम कर दिए? जैसे लोगों ने महंगे में जो बेचना शुरू किया है, क्या वो लोग ईमानदारी
ईमानदारी से बोलेंगे कि अरे नहीं, अभी तो एलपीजी सिलेंडर तुरंत मिलता है, शॉर्टेज तो नहीं है, प्रॉब्लम खत्म हो गई है, तो हम अपना रेट्स वापस कम कर देते हैं? ऐसा करता है कोई? नहीं। कोई भी नहीं करेगा। एक बार जो बढ़ा दिया, अभी बढ़ा दिया, करेक्ट। दैट मीन्स दैट दैट वाज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। समझे दो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कि कैसे अगर एक चीज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है तो इन्फ्लेशन आएगा, या फिर अगर एक चीज को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ही बढ़ जाएगी, उसकी बेसिक कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, तो उसकी कॉस्ट इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ओके, तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ, टू कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। डिमांड पुल क्यों होगा? जब देश में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, राइट? अगर मान लो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वही तभी जाके वो दो चीजों को डिमांड करेंगे, वरना थोड़ी कर सकते हैं। सो दिस कैन बी कॉज्ड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉस्ट पुश कब होता है? जब मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, जब, या फिर लेबर वेजेस इंक्रीजेस, ये दो रीजन भी हो सकते हैं कॉस्ट पुश। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करें। ये सारे हमने दोनों कॉजेज देख लिए। नाउ देर आर टू वेज टू मेजर इन्फ्लेशन। एक को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई। एक को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि जब ये सब समझेंगे तो आप डब्ल्यूपीआई समझने में आसानी होगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तीन शब्द है। इसका मतलब क्या है? कि जो भी चीजें हम एज अ कंज्यूमर खरीदते हैं, उन चीजों की प्राइस में कितना चेंज आया है, उस चीज को बताने वाला ये आंकड़ा होता है। ओके, हम एज अ कंज्यूमर जो भी चीज लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उन चीजों के प्राइस में कितना चेंज आया है, उसका मतलब है सीपीआई। मतलब जो फाइनल प्राइस होती है वो, उसके चेंज को देखता है सीपीआई। इसमें सारे सर्विसेज इंक्लूडेड है। अभी जैसे टीचिंग हो गया, वो भी एक सर्विस है। डॉक्टर जो सर्विस देता है, मेडिकल सर्विस है। जो कारपेंटर सर्विस देता है, वो एक सर्विस है। करेक्ट, ये सारी सर्विसेज है। हम लोग कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्या? नहीं। और जो सर्विसेज वाला सेक्टर होता है, वो सेक्टर का नाम क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास में? टर्शरी, राइट? उसको कौन सा कॉलर जॉब बोलते हैं? व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही हूँ क्या? नहीं। नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, सर्विस में नॉलेज यूज होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो भी देखा जाता है। तो इट मेजर्स द, सीपीआई का हेडिंग ही डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, सीपीआई measures the change in prices of goods and services at consumer level। मतलब फाइनल एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट हम एज अ कंज्यूमर यूज करते हैं, उसके प्राइसेस में कितना कम कितना ज्यादा हुआ, ये चीज काउंट करने के लिए सीपीआई बनाया गया है। सिंपल शब्दों में बताया, अब समझा आपको? यस मैम। इसको पब्लिश करने वाली बॉडी कौन सी है? Published by NSO under Ministry of Statistics and Program Implementation। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अंडर मॉस्पी। ओके, इस आंकड़े को पब्लिश करने वाली बॉडी ये है। इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय आरबीआई। सीपीआई का यूज आरबीआई करती है। सीपीआई का फॉर्मूला है 100 इंटू कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ G&S। में शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे, गुड्स एंड services, goods and services in the current year upon cost of fixed basket of goods and services in base year। आप इस फॉर्मूले को ज्यादा समझने जाइए मत, खाली रट लीजिए, काफी हो जाएगा, क्योंकि इस पे ज्यादा एसएससी डिटेल में घुसता नहीं है। ये हो गया सीपीआई की बात। सीपीआई जो फाइनल कंज्यूमर, हम जो आम कंज्यूमर है, जो फाइनल प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके प्राइसेस में क्या फर्क आता है, उसको सीपीआई बोलते हैं। अब मैंने 4 बार फाइनल फाइनल बोल दिया, मतलब मैडम इसका मतलब फाइनल के अलावा भी कुछ होता है क्या? हाँ। जो डब्ल्यूपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई में क्या देखते हैं? चेंज ऑफ प्राइसेस, चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। क्या आप में से किसी को पता है कि जब हम मान लीजिए सब्जी मार्केट में जाते हैं, तो सब्जी मार्केट में दो टाइप ऑफ दुकानदार होते हैं, एक रिटेल वाला, एक होलसेल वाला। तो उन दोनों दुकानदारों में क्या फर्क रहता है? कौन बता पाएगा? या फिर होलसेल आप, मतलब क्या होलसेल में लेते, मतलब आप मतलब नॉर्मल अपने ओन वर्ड्स में बता सकते हैं। मतलब जो भी उनके पास चीजें रहती है ना होलसेल में, वो बल्क हाँ, में
लेते हैं, और बल्क में मतलब रिटेलर बल्क में उसको लेता है, और रिटेलर मतलब हम लोग जो बेसिकली हम लोग के जो शॉपकीपर रहते हैं वो। करेक्ट, बाकी सबको भी समझा। जो होलसेल की दुकान वाले रहते हैं वो लोग नॉर्मल कस्टमर को सामान बेचते हैं क्या? नो। नो, नहीं बेचते। नहीं बेचते। कपड़े वाले तो फिर भी बेच देंगे, अगर हम बोलेंगे ना कि हमको 10-15 साड़ी लेना है तो एक बार का वो लोग दे देंगे। बट जो सब्जी वाले होते हैं, होलसेल वाले सब्जी विक्रेता, वो लोग तो हम जैसे नॉर्मल रिटेलर को तो देंगे ही नहीं, क्योंकि उन लोगों का मिनिमम ऑर्डर पता है कैसे शुरू होता है? अगर आपको कांदा लेने जाना है, प्याज, तो वो लोग स्टार्ट करेंगे 50 किलो, 100 किलो से, 150 किलो से। उतना तो मिनिमम देना पड़ता है। दैट्स वाई जो सीपीआई है, मैंने यहाँ पे क्या बोला था? कंज्यूमर लेवल। और डब्ल्यूपीआई में मैंने क्या बोला? होलसेल लेवल। मतलब जो होलसेल का भाव रहता है और जो रिटेल का भाव रहता है वो अलग रहता है। और इन दोनों अलग अलग भाव को मेजर करने के लिए कि होलसेल के भाव में कितना चेंज आ रहा है, रिटेल में कितना चेंज आ रहा है, ये चेंज नोटिस करने के लिए अलग अलग इंडेक्स बना है। समझे? डब्ल्यूपीआई डज नॉट, कैपिटल में लिखूंगी मैं रेड से, डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज। ठीक है? ओनली ट्रैक्स गुड्स। अभी ये वाला पॉइंट कौन समझा सकता है? गलत हुआ तो भी चलेगा, बट आप अपने थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझाने की कोशिश करिए कि क्यों डब्ल्यूपीआई में सर्विस नहीं इंक्लूड होता होगा। और टीचिंग सर्विसेज है ना, तो उसको बल्क में कैसे हम लोग प्रोवाइड करते अभी कोई डॉक्टर है तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 1 डजन पेशेंट का भाव बताओ, 4 पेशेंट का भाव बताओ। जो एक पेशेंट का वो चार्ज करता है, वही सेम चार्ज वो सब पेशेंट को करता है ना। अभी जिसकी बीमारी ज्यादा होगी, ज्यादा सीवियर केस होगी, तो उसका हॉस्पिटल बिल ज्यादा बनेगा, जिसका कम बीमारी होगा उसका कम बनेगा। तो ऐसा कोई फिक्स रेट तो नहीं है कि भाई आधा डजन लोग आ जाओ, सबका मैं एक फिक्स रेट में इलाज कर दूंगा। करेक्ट? तो इसलिए होलसेल में सर्विसेज को काउंट नहीं कर सकते। अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, हमारे क्लास में आज 10-15 बच्चे हैं, कल को 15 की जगह पे 25 आ जाएंगे। तो थोड़ी ना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, जो मैं पढ़ा रही हूँ मैं वही पढ़ाऊंगी, सबके लिए इक्वल है। दैट्स व्हाई डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ गुड्स होते हैं। और गुड्स भी कौन सा? जो होलसेल रेट से मिलते हैं, वो उनके प्राइजेस को देखा जाता है। और अभी इसकी पब्लिशिंग बॉडी कौन सी है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ओईए बोलते हैं शॉर्ट में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इतना लिख लिया सभी ने? यस मैम। अभी डब्ल्यूपीआई का फॉर्मूला क्या होगा? इधर भी आएगा 100 इंटू। अभी आप एक चेंज बताइए जो सीपीआई के फॉर्मूले में था और यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या? हैं? सर्विस नहीं रहेगा, सिर्फ गुड्स। ये Yes, cost of fixed baskets of goods in the current year। बाकी सब सेम रहेगा, बस वो सर्विस वाला वर्ड हट जाएगा। अपॉन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स इन द बेस ईयर। ठीक है? इतना हो गया। मुझे ना आपको और 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बताने हैं। इतना हो गया? यहाँ तक सब लोग पहुंच गए? यस मैम। मतलब ये लोग भी इन्फ्लेशन के भाई है, इन्फ्लेशन नहीं है बट इन्फ्लेशन के भाई है। तो इधर लिखूंगी मैं अदर टाइप्स। एक हो गया डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब क्या हो सकता है, आप गेस करें? डिसइन्फ्लेशन मतलब डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब अगर मान लीजिए कि इस साल 10% इन्फ्लेशन है और अगले साल 10% का 8% हो गया, उसका मतलब इन्फ्लेशन तो है, महंगाई तो बढ़ रही है, मतलब चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट कितने ज्यादा रेट से बढ़ रहे हैं वो रेट थोड़ा सा कम हो गया। समझ गए? इन्फ्लेशन तो है, मगर इन्फ्लेशन कितना तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है उस चीज का रेट कम हो गया, तो उसको बोलेंगे कि देश में डिसइन्फ्लेशन हो गया। समझे? किसको किसको नहीं समझा ये पॉइंट मेरे को बताएंगे अभी। मॅम परत एकदा जरा. सांगतो समजा, एखाद्या गोष्टीच्या एखादी गोष्ट 10 रुपयाला मिळत होती, ओके, 100 रुपयाला मिळत होती, या वर्षी त्याचा रेट 50% वाढला, ती प्राइस किती झाली? ठीक आहे. पण मी म्हटलं पुढच्या वर्षी त्याची प्राइस 30% वाढली, 50चं किती होते? वन. 1 आहे. करेक्ट? म्हणजे पहिल्या वर्षी 100 ते झालं 30% वाढली, दुसऱ्या दिवशी 125 30% वाढली, प्राइस इन्क्रीज झाली का? हो. ते पण प्राइस इन्क्रीज झाली का? हो. कमी झाली ना? इकडे पर्सेंटेज. येस, डिक्रीज झाला, इन्फ्लेशनचा रेट डिक्रीज झाला। महागाई तर आहे पण थोड़ी कमी महागाई, डिसइन्फ्लेशन, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आता है, ठीक है, इन्फ्लेशन मीन्स एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स। समझा सभी को? अभी नोट करेंगे। मीनिंग प्राइसेस आर राइजिंग बट द स्पीड ऑफ इंक्रीज इज स्लोइंग डाउन। अभी नेक्स्ट में चलेंगे।
दूसरा होता है डिफ्लेशन। ये होता है इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट, मतलब प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज। मतलब अगर एक साल में 100 रुपए का प्राइस है तो वो 100 रुपए मान लो 50 हो गया, फिर 50 को मान लो 30 हो गया, ऐसे मतलब जो प्राइस है वो कम होते होते जा रहा है, उसको बोलेंगे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मीनिंग है एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे आप वो स्टेटमेंट बोल सकते हो। अभी आप बताइए मेरे को, इन्फ्लेशन में मैंने क्या बोला था? पावर ऑफ मनी को क्या होता है, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तब पावर ऑफ मनी क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज होता है। तो जब डिफ्लेशन होगा तब परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या होगा? इन यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? तीसरा टाइप है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को अगर मैं आपको बस एक लाइन में समझाऊं, उसका मीनिंग है स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे चीजों की प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मगर साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। मतलब हाई अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन जब साथ में चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। ओके, यहाँ तक पहुंच गए सभी लोग? यस। यस मैम। एक और एक टाइप है, और तो मतलब दो तीन टाइप है, मैं आपको बता रही हूँ। श्रिंकफ्लेशन। अभी श्रिंकफ्लेशन ये क्या होता है, जो मैंने आपको थोड़ी दिनों पहले, अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी, ठीक है? अब मैं आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल, बताइए अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो। आज के डेट में जब हम कैडबरी खरीदने जाते हैं 10 रुपए की कैडबरी डेयरी मिल्क, तो वो कितनी बड़ी मिलती है? इट्टू सा एक रेक्टेंगल मिलता है बराबर, 10 रुपए का। कैडबरी डेयरी मिल्क तो पता है ना सबको? यस मैम। हाँ मैम। वही अगर मैं आपको बोलूं कि 10 साल पहले 10 रुपए का कैडबरी डेयरी मिल्क कितना बड़ा मिलता था? बड़ा बड़ा मिलता था बराबर। आज वो एक ही लाइन का इतना मिलता है, तो उसमें 4 स्क्वायर होते हैं, पहले वो 2 लाइन का मिलता था। ये चीज सबने कहीं ना कहीं अपने बचपन में नोटिस की है, हाँ या ना? जी है मैम। यस। मतलब प्राइस उन्होंने कम किया क्या, बढ़ाया क्या? नहीं, उन्होंने 10 रुपए ही रखा। मगर 10 रुपए में आजकल बहुत छोटा कैडबरी मिलता है, बट पहले बहुत बड़ा मिलता था। 20 रुपए में तो पहले बहुत बड़ा मिलता था, आजकल 20 रुपए वाला भी छोटा लगता है। सेम विथ किटकैट, सेम विथ अदर चॉकलेट्स, सेम विथ लेज। पहले 10 रुपए में कितना बड़ा लेज मिलता था, आजकल तो उसमें बस 4 5 चिप्स होते हैं, फिर खत्म हो जाता है 10 रुपए का लेज। करेक्ट। तो उसको क्या बोलते हैं? श्रिंकफ्लेशन। मतलब कंपनी एक तरह से कंज्यूमर को पागल बनाती है। हमको क्या लगता है कि अरे नहीं, हमारा खर्चा तो नहीं बढ़ा, पहले भी 10 रुपए का आता था, आज भी 10 रुपए का आता है, मगर हमारा फायदा कम हुआ। फायदा कम कैसे हुआ? कि हमको उसके अंदर की चीज की क्वांटिटी कम हो गई। यही चीज हम एज कंज्यूमर्स नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बहुत ही शाना तरीका हो गया कंपनीज को इन्फ्लेशन बढ़ाने का या दिखाने का। जैसे वो लोग 10 रुपए की मैगी देंगे, बट वो मैगी का पैकेट बहुत छोटा छोटा होते जा रहा है। आजकल तो 10 रुपए का उन्होंने 12 रुपए भी कर दिया, मतलब वो श्रिंकफ्लेशन भी काम नहीं कर रहा है, वो लोग डायरेक्ट इन्फ्लेशन पे ही आ गए हैं। तो ये कैडबरी का एग्जांपल इसलिए मैंने दिया क्योंकि पहले भी 10 क्या 15 साल पहले भी 10 रुपए की कैडबरी मिलती थी, आज भी मिलती है, बट वो 10 रुपए की कैडबरी और आज की 10 रुपए की कैडबरी में जमीन आसमान का फर्क है। तो उसको बोलेंगे श्रिंक। मतलब व्हेन कंपनीज रिड्यूस द साइज और क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट while keeping the price constant, keeping the retail price constant। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप 2 मिनट लीजिए, अपने नोट्स से गो थ्रू करिए आज की क्लास जहाँ पे हमने स्टार्ट की थी। मेरा गला दर्द कर रहा है, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ा दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आज का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कवर हो गया है तो आप उसको समझे, ठीक है? बहुत ज्यादा कवर कर लिया उसे हमने, थोड़ा फटाफट पढ़ाया। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, फिर उसको परचेसिंग पावर को कैसे अफेक्ट करता है, पैसे की वैल्यू घटा देता है। फिर इन्फ्लेशन के कितने टाइप होते हैं, क्रीपिंग मतलब परसेंटेज से रिलेटेड, पहले क्रीपिंग, फिर वॉकिंग, फिर रनिंग। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा, 4 से 10, 10 से 20। फिर गैलोपिंग, गैलोपिंग के आगे हाइपर, हाइपर के ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि हाइपर 100% से जितना भी ज्यादा होगा उसको सबको हम हाइपर बोलेंगे। तो इन्फ्लेशन के रीजंस क्या होता है, इसमें हमने बहुत चर्चा की है, डिटेल में लिखा तो कम है बट चर्चा बहुत की है। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। जैसे किसी चीज को बार बार खरीदने, मतलब ज्यादा लोग खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, या फिर उस चीज को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, जैसे एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल दिया था। फिर हमने देखा कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, तो महंगाई को मेजर करने के दो टूल्स होते हैं, एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। दोनों में फर्क क्या है?
तो सीपीआई जो होता है वो कंज्यूमर मतलब रिटेल लेवल की प्राइस बात करता है, और जो डब्ल्यूपीआई रहता है वो होलसेल लेवल की प्राइस प्राइस बात करता है। जैसे अपन होलसेल में कपड़े खरीदने जाते हैं, होलसेल में सब्जी खरीदने जाते हैं, तो उसको होलसेल बोलते हैं। मतलब अपन नहीं जाते, जो दुकानदार होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो खरीदते हैं, राइट। और फिर अपन जो नॉर्मल कंज्यूमर होते हैं वो हम रिटेल लेवल पे खरीदते हैं। दोनों के फॉर्मूले हमने नोट किया है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, इसमें से गुड्स आएगा, ये नोटिस किया है। सीपीआई को देने वाली बॉडी मतलब उसका आंकड़ा बताने वाली बॉडी कौन होती है? एनएसओ अंडर मॉस्पी। डब्ल्यूपीआई में होता है ओईए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद हमने अलग अलग और टाइप्स देखे इन्फ्लेशन के। डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन तो है मगर इन्फ्लेशन का रेट कम हो रहा है। डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का ऑपोजिट। स्टैगफ्लेशन मतलब बेरोजगारी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी जब बढ़ेगा तो उसको स्टैग बोलेंगे। और श्रिंकफ्लेशन मतलब ये बहुत ही शाना टाइप का इन्फ्लेशन होता है, जब हमको हमारे आंखों के सामने चीजों की प्राइस कम हो रही है बट हमको क्या लगता है कि प्राइस तो सेम है बट साइज कम होते जा रही है। इतना मैंने रिवाइज किया, सबको समझा? यस यस मैम। मैम। यस मैम।